नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी A to Z पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं या प्रकार हैं। 5 टाइप की होती है। नंबर 1 पे आता है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। नंबर 2 पे आता है संयुक्त क्रिया। नंबर 3 पे आता है नाम धातु क्रिया। नंबर 4 पे आता है प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 5 पे आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। तो आइए अब इन सब का एक एक करके वर्णन करते हैं। सबसे पहले आती है सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए, एक ही क्रिया हो, तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात वाक्य में एक ही क्रिया होनी चाहिए। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, राम पत्र लिखता है। बच्चा खाना खाता है। मोहन स्कूल जाता है। अब देखिए, इसमें क्या बताया गया है? राम पत्र लिखता है। इसमें राम क्या है? राम है कर्ता। ठीक है। लिखना क्या है? क्रिया। लिखना है यहाँ पे क्रिया, और पत्र है कर्म। तो यहाँ पे एक ही क्रिया प्रयुक्त हुई, सिर्फ लिखना। तो सामान्य क्रिया में सिर्फ एक ही क्रिया होती है। अब है बच्चा खाना खाता है। बच्चा यहाँ पे करता है, और जो ये खाना है वो क्या हो जाएगा? क्रिया। तो यहाँ भी खाना तो कर्म है, तो यहाँ भी एक ही क्रिया है। मोहन स्कूल जाता है, यहाँ पे जो जाना है वो भी क्रिया है। तो ये सामान्य क्रिया के उदाहरण है जिसमें वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। नंबर 2 पे आती है संयुक्त क्रिया। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं होती हैं तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया अर्थात 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक साथ होना। ठीक है। तो अब इसका उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हम कहें, विद्यालय में पढ़ना लिखना होता है। ठीक है।
विद्यालय में पढ़ना लिखना होता है। तो और देखिए एक और लेते हैं, तुम बाजार चले जाओ। तो अब देखिए इन उदाहरणों में यहाँ पे क्या बताया है, दो दो क्रिया प्रयुक्त हो रही है। क्या? पढ़ना और लिखना। तो ये एक क्रिया और ये दो क्रिया। तो जहाँ पे दो क्रिया हों उसे हम संयुक्त क्रिया में शामिल करते हैं। जैसे जब वाक्य में दो क्रिया होती हैं एक साथ या उससे अधिक होती हैं तो उसे हम संयुक्त क्रिया में शामिल करते हैं। पढ़ना और लिखना दो अलग अलग क्रियाएं हो गई। फिर आता है नंबर 2 पे, तुम बाजार चले जाओ। यहाँ पे कौन सी दो क्रियाएं हैं? एक तो चलना, चले से क्या बन गई? चलना, ठीक है। और एक जाओ से जाना, जाना क्रिया बन गई। तो यहाँ पे भी दो दो क्रिया है, चलना और जाना। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ? संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। तो एक देखिए और भी उदाहरण लीजिए, जैसे बच्चा रोने लगा। अब यहाँ पे दो क्रिया कौन सी हैं? एक तो रोना, ठीक है, रोना बन गई क्रिया। एक लगना, अर्थात किसी चीज़ में व्यस्त हो जाना, ठीक है, किसी काम में व्यस्त हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो क्रिया हो गई, एक और ये लगना दो, ठीक है। तो ये था संयुक्त क्रिया का उदाहरण। अब हम देखते हैं नंबर 3 पे आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया जो है वो जब वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आते हैं उनसे जो क्रिया बनती हैं उनके पीछे जब हम प्रत्यय लगा देते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे, तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे क्रिया लगाने, प्रत्यय लगाने से हमें नाम धातु क्रिया प्राप्त होती है, नाम धातु क्रिया बनती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली, ये होती है नाम धातु क्रिया। तो इसके उदाहरण लेते हैं हम, जैसे हम कहेंगे अपना, हम कहेंगे गरम, हम कहेंगे हाथ, दुख, ठीक है, नरम, ठीक है। अब देखिए अपना क्या है? अपना क्या है? अपना है एक निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है, अपना सर्वनाम है। तो इसके पीछे जब हम आना प्रत्यय लगा देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अपनाना। इससे बन जाएगा अपनाना, ठीक है। तो ये बन गई क्रिया, कौन से वाली? नाम धातु। अपना से कौन सी क्रिया बनी? नाम धातु क्रिया, अपनाना।
ठीक है। फिर है गर्म। गर्म क्या है? एक विशेषण है। कौन सा विशेषण है ये है गुणवाचक विशेषण। जैसे हम कहें गरम दूध, गरम पानी, ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण है गरम। तो इससे गरम से गरम जमा में आना, तो उससे क्या बनेगा? गरमाना। ये क्या बन गई? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया बन गई अब गरमाना से। ये आना क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा ही शब्दों के पीछे आते हैं, पीछे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। हाथ है, उसको, हाथ क्या है? एक संज्ञा है हाथ, ठीक है। तो इसमें हम कर देंगे आना, तो इससे क्या बन जाएगा? हाथ जमा में आना प्रत्यय लगा देंगे तो हथियाना। कौन सी क्रिया बनी? हथियाना। आना है प्रत्यय। दुख। दुख फिर से संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? दुख। दर भाववाचक संज्ञा, मन का भाव बताया गया है इसमें, तो दुख जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे जैसे ना प्रत्यय लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? दुख ना। दुख ना, दर्द होना, ठीक है। नरम है, ये नरम क्या है? विशेषण है, विशेषता बताई गई है, गुणवाचक विशेषण है। तो इसमें जब हम आना लगाएंगे प्रत्यय तो नरमाना, ठीक है। तो ये था नाम धातु क्रिया का उदाहरण। जब हम संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय लगा देते हैं तो उनसे जो क्रिया बनती है उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया, ठीक है। नंबर 4 पे आ गई प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता किसी कार्य को खुद ना करके किसी दूसरे से करवाता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणा क्या होता है? किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना, और प्रेरित हम किसी दूसरे को ही करते हैं मोस्टली, तो किसी और को काम करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? प्रेरित करना, ठीक है। तो इसका उदाहरण लेते हैं हम, जैसे अध्यापक छात्र से पत्र लिखवाता है, ठीक है। मालिक नौकर से खाना बनवाता है, ठीक है। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, ठीक है। तो इनमें देखिए अध्यापक है जो, वो क्या करता है? छात्र से पत्र लिखवाना, पत्र लिखवाता है। तो किस चीज़ के लिए प्रेरणा? अध्यापक ने खुद नहीं किया, प्रेरित किया पत्र लिखने के लिए, ठीक है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया में आ गया।
मालिक नौकर से खाना बनवाता है, खुद तो नहीं बनाता, वो नौकर से खाना बनवाता है। तो खाना बनवाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। ये है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। बोझ उठवाना क्या है? ये फिर से प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि मालकिन नौकरानी से बर्तन धुलवाती है। ठीक है, कपड़े धुलवाती है। मैं अपने भाई से अपने स्कूल का काम करवाता हूँ। अर्थात इसमें जो खुद काम ना करके करता, किसी दूसरे से करवाता है, तो वो सारे के सारे आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। नंबर 5 पे आती है पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता किसी एक काम को ख़त्म करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और जो इसमें 2 क्रिया होती हैं, उसमें एक क्रिया मुख्य होती है और एक क्रिया गौण होती है। तो जो पहले वाली मुख्य क्रिया है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। इसमें क्या क्या आया है पूर्वकालिक क्रिया में? देखिए, पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गया? एक मुख्य क्रिया, दूसरी गौण या सहायक क्रिया। ठीक है। 2 क्रिया होती हैं, 2 क्रिया, एक मुख्य और एक सहायक क्रिया। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे हम कहें मोहन पढ़ कर सो गया। हम कहें माँ खाना बनाकर बर्तन धोने लगी। बच्चा दूध पीकर खेलने लगा। तो इसमें देखिए, मोहन पढ़कर सो गया, इसमें 2 क्रिया हैं। एक तो कौन सी हो गई? पढ़ना। ठीक है। एक है सोना। ये 2 क्रिया हो गई इसमें। ठीक है। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? बताया ये गया है कि मोहन पढ़कर सो गया। तो पढ़ना जो है वो मुख्य क्रिया है। पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया। पढ़ना मुख्य क्रिया है और सोना गौण क्रिया है या सहायक। गौण या सहायक क्रिया है। ठीक है। माँ खाना बनाकर बर्तन धोने लगी, इसमें भी 2 क्रिया हैं। बनाना है एक तो, ठीक है, और धोना। ठीक है, ये क्रिया है दोनों। तो मुख्य क्रिया क्या है? लेकिन बनाना है मुख्य और वो है सहायक क्रिया। बच्चा दूध पीकर खेलने लगा। पीना, इसमें एक क्रिया है पीना, दूसरी है खेलना।
ठीक है, तो इसमें भी 2 क्रिया हैं, पीना है मुख्य क्रिया और खेलना है सहायक क्रिया। तो ये था पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। जब एक कार्य को ख़त्म करके कर्ता तत्काल दूसरे कार्य में लग जाता है, और तो जो पहले वाली क्रिया है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं और दूसरी वाली को सहायक क्रिया। तो फ्रेंड्स, ये था क्रिया के बारे में, उसके रचना के आधार पर भेदों के बारे में। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी, ये विषय अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी A to Z को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, हिंदी से संबंधित ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।